अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 1.3 कॉन्क्वेस्ट डिजीज़ एंड ट्रेड। ये क्लास 10th हिस्ट्री बुक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 3 का चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। चले हम समझ सकते इस टॉपिक को। कॉन्क्वेस्ट का मतलब किसी के ऊपर जीत हासिल करना, डिजीज़ का मतलब बीमारी, ट्रेड का मतलब तिजारत करना। The pre-modern world shrank greatly in the 16th century after European sailors found a sea route to Asia and also successfully crossed the Western Ocean to America। देखिए 16th सेंचुरी में प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक हो गया। प्री मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब पहले का वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल अगर हम बीसी की बात करेंगे, बीसी के टाइम पे जो वर्ल्ड वो प्री मॉडर्न वर्ल्ड था। आपको समझ में? वही प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक हो गया, मगर किस तरह से? जब यूरोपियन सेलर्स ने सी रूट का खोज निकाला एशिया तक और वेस्टर्न ओशन को क्रॉस कर दिया अमेरिका तक। इन दो एक्टिविटीज़ की वजह से प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक हो गया। एक एक्टिविटी जब यूरोपियन सेलर्स ने सी रूट का खोज निकाला एशिया तक, दूसरी एक्टिविटी जब यूरोपियन सेलर्स ने वेस्टर्न ओशन को क्रॉस किया अमेरिका तक। इन्हीं दो एक्टिविटीज़ की वजह से प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक हो गया। कहने का मतलब कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही प्री मॉडर्न वर्ल्ड छोटा हो गया। छोटा होने का मतलब जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड वो हमारे नज़दीक आया। फॉर centuries before the Indian Ocean had known a bustling trade with goods, people, knowledge, custom, etc. crisscrossing its waters। इन सेंचुरी से पहले यानी 16th सेंचुरी से पहले इंडियन ओशन को बास्टिंग ट्रेड से जानते। बास्टिंग हम ऐसे प्लेस को भी कहेंगे जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम चल रहा है, जो काम करने में ज़्यादा बिजी, उसको हम बोलते बास्टिंग। 16th सेंचुरी के टाइम पे भी इंडियन ओशन एक बास्टिंग सेंटर, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम चल रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज चल रहे थे, जैसे कि गुड्स का फ्लो, लोगों का फ्लो, नॉलेज का फ्लो, कस्टम का फ्लो चल रहे थे। इन फ्लोज का क्रूशल पॉइंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट रहा था। इसमें यूरोपियंस की एंट्री हुई। एंट्री होने के बाद यूरोपियंस ने इन फ्लोज को एक्सपेंड कर दिया यूरोप की जानिब। यही यहाँ पे दिया द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज सेंटर टू दीज फ्लोज। टू दीज फ्लोज का मतलब जो यहाँ पे चल रहा था इंडियन ओशन में, गुड्स का फ्लो, लोगों का फ्लो, नॉलेज का फ्लो, कस्टम का फ्लो, इन्हीं फ्लोज का जो क्रूशल पॉइंट वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट रहा था। आपको समझ में? इसमें यूरोपियंस की एंट्री हुई। एंट्री होने के बाद यूरोपियंस ने इन फ्लोज को एक्सपेंड कर दिया यूरोप की जानिब। बिफोर इट इज डिस्कवरी अमेरिका हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम रेगुलर कॉन्टैक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, बट फ्रॉम द 16th सेंचुरी इट इज वास्ट लैंड्स एंड एबेंडेंट क्रॉप्स। एबेंडेंट का मतलब काफ़ी, and minerals began to transform trade and lives everywhere। अमेरिका को डिस्कवर होने से पहले यानी जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को एक्सीडेंटली डिस्कवर कर दिया, इससे पहले अमेरिका कट ऑफ हुआ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स तक। कहने का मतलब कि अमेरिका आइसोलेशन में था, किसी को ये पता नहीं था कि अमेरिका भी है। लेकिन 16th सेंचुरी में अमेरिका की वास्ट लैंड्स, एबेंडेंट क्रॉप्स और मिनरल्स पाए जाते, तो तब से हर जगह पे लाइफ और ट्रेड चेंज होने लगे। यानी 16th सेंचुरी के बाद अमेरिका में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स और मिनरल्स पाए जाते। आपको समझ में? क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को कब डिस्कवर किया, इसका डेट याद रखना, 1492 में। चलिए यहाँ से precious metals, particularly silver from mines located in present-day Peru and Mexico, also entered Europe's wealth and financed its trade with Asia। Legend spread in 17th century Europe about South America's fabled wealth। Many expeditions set off in search of El Dorado, the fabled city of gold। प्रेशस मेटल्स खासकर सिल्वर जो कि माइन से आ रहा था, जिसका लोकेशन प्रेजेंट डे पेरू और मैक्सिको में। इसके अलावा यूरोप की वैल्थ बढ़ गई, इसका ट्रेड एशिया के साथ हो रहा था। 17th सेंचुरी में यूरोप में लीजेंड्स फैलने लगे। लीजेंड्स का मतलब कुछ कहानियाँ फैलने लगे, कुछ अफवाह फैलने लगे, और ये कहा गया कि साउथ अमेरिका में काफ़ी धन दौलत, बहुत सी एक्सपेडिशन सेटअप किए गए कि एल्डोरेडो एक शहर था, एक सिटी, जहाँ पे
गोल्ड मिलता, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं, खाली ये लेजेंड्स फैल गई, सच में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको समझ में, ये खाली इमेजिनरी। देखिए ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक। देखिए इस पैराग्राफ में क्या बताया गया। मिड 16th सेंचुरी में पुर्तगीज और स्पेनिश ने कॉन्क्वेस्ट और कॉलोनाइजेशन अमेरिका के ऊपर किया। पहले कॉन्क्वेस्ट फिर कॉलोनाइजेशन कर दिया। कॉलोनाइजेशन का मतलब किसी को अपना गुलाम बनाना। यूरोपियंस का जो कॉन्क्वेस्ट अमेरिका के ऊपर, वो इस चीज़ से नहीं थे कि इनके पास स्ट्रॉन्ग वेपन्स थे, इसीलिए उन्होंने अमेरिका को कैप्चर किया, इसीलिए उन्होंने अमेरिका को कॉन्क्वेर कर दिया। ऐसी बात तो नहीं, बल्कि इनके पास जर्मन्स, जैसा कि सुमाल फोकस, ये इनके जिस्म पे ये जर्मन्स इनके साथ साथ थे। अमेरिका के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स वहाँ पे रहते थे, इन्होंने स्पेनिश के साथ कंपेयर नहीं किया। वो तो इसलिए क्योंकि स्पेनिश के पास जर्मन्स थे। अमेरिका के लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग तो था नहीं कि वो इस स्मॉल पॉक्स डिजीज़ के साथ फाइट करेंगे। इनका इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर था। कमज़ोर तो इसलिए क्योंकि अमेरिका ज़्यादा देर तक आइसोलेशन में रहा था। स्मॉल पॉक्स इन पर्टिकुलर proved a deadly killer. Once introduced, it spread deep into the continent, ahead every even of any European reaching there. It killed and disseminated whole communities, paving the way for conquest. स्मॉल फॉक्स को डेडली किलर साबित कर दिया क्योंकि बहुत से लोग मर गए इस स्मॉल फॉक्स डिजीज़ की वजह से। एक बार ये डिजीज़ इंट्रोड्यूस हुई किसी एक जगह पे, फिर वो पूरे कॉन्टिनेंट को कवर करते, पूरे कॉन्टिनेंट में फैल जाती। हर एक यूरोपियन के पास ये डिजीज़ पहुंचा, इसने लोगों को किल कर दिया, होल कम्युनिटीज़ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। आया आपको समझ में ये पैराग्राफ? यानी कि इसमें ये बताया गया स्पेनिश ने अमेरिका के ऊपर जो कॉन्क्वेस्ट किया, इनके ऊपर जो एक तरीके से उनको दबाने की कोशिश किया। स्पेनिश ने वो इसलिए नहीं किया कि स्पेनिश के पास स्ट्रांग वेपन्स थे, इसीलिए उन्होंने अमेरिका को यानी कि अमेरिका को के ऊपर कैप्चर किया या कॉन्क्वेस्ट किया। ऐसी बात तो नहीं, बल्कि स्पेनिश के पास जर्मन्स थे। आपको समझ में? लेकिन जो अमेरिका, इन्होंने स्पेनिश के साथ कंपेयर नहीं किया। वो तो इसलिए क्योंकि अमेरिका के लोगों का जो इम्यूनिटी सिस्टम वो स्ट्रांग था नहीं। डिजीज़ के लिए इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे कि आपने कोविड-19 देखा, इसके लिए क्या स्ट्रांग होना चाहिए? इसके लिए स्ट्रांग होना चाहिए इम्यूनिटी सिस्टम। लेकिन अमेरिका के लोगों का जो इम्यूनिटी सिस्टम वो स्ट्रांग था नहीं। स्ट्रांग तो इसलिए था नहीं क्योंकि अमेरिका ज़्यादा देर तक आइसोलेशन में चला रहा था। आपको समझ में? यही रीज़न अमेरिका ने स्पेनिश के साथ कंपेयर नहीं किया। देखिए ये जो पैराग्राफ है ना, यहाँ पे भी उन्होंने यही बताने की कोशिश किया, अगर इन स्पेनिश कॉन्करर्स के पास हथियार, तो इन हथियार को हम कैप्चर करेंगे, इनके खिलाफ हम फाइट करेंगे। लेकिन जो डिजीज जैसा कि स्मॉल पॉक्स, इसके लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको समझ में? फॉर एग्जांपल जो कोविड-19 आया, क्या कोविड-19 के अगेंस्ट में लोगों ने रिबेलियन किया? ऑब्वियसली बात नहीं। तो लोग तो डर रहे थे इस कोविड-19 होने से। इसी तरह अगर इन कॉन्करर्स के पास गन्स, अगर इनके पास हथियार, तो हथियार को हम कैप्चर कर सकेंगे, हथियार के खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे, इन्वेडर्स के खिलाफ हम फाइट करेंगे। लेकिन जो डिजीज, इसके लिए बस इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। यही यहाँ पे कहने का मतलब। Until the 19th century, poverty and hunger were common in Europe. Cities were crowded and deadly disease were widespread. 19th सेंचुरी तक यूरोप में हंगर और पॉवर्टी कॉमन था। सिटीज़ तो क्राउडेड यानी ज़्यादा भीड़ शहरों में, और डिजीज़ दूर दूर तक फैल गई। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वायर कॉमन एंड रिलीजियस डिसेंटर्स वायर परसिक्यूटेड। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी कॉमन था और रिलीजियस डिसेंटर्स को परसिक्यूट कर दिया, इनको हरास कर दिया। डिसेंडर का मतलब क्या होता है? डिसेंडर की मीनिंग यहाँ पे दिया, वन हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एस्टेब्लिश्ड बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। यानी ऐसा पर्सन जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस और बिलीफ्स को एक्सेप्ट नहीं करते, जो इन चीज़ों को अपोज करते, यानी जो रिलीजियस के खिलाफ बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिसेंडर। Thousands therefore fled Europe for Americas. Here by the 18th century, plantation workers by slaves captured in Africa were growing cotton and sugar for European markets. थाउजेंड्स में लोग यूरोप से अमेरिका चला ताकि वो वहाँ पे अच्छी तरह से रह सके। 18th सेंचुरी में प्लांटेशन में जो स्लेव्स काम कर रहे थे, जिनको अफ्रीका में कैप्चर किया,
इस प्लांटेशन में खासकर कॉटन और शुगर को उगाया यूरोपियन मार्केट्स के लिए। लास्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया, 18th सेंचुरी तक इंडिया और चाइना भी वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्रीज में थे। एशियन ट्रेड में वो ज़्यादा प्री इमिनेंट रहे, मगर 15th सेंचुरी में चाइना ने ओवरसीज कॉन्टैक्ट्स के साथ रेस्ट्रिक्ट किया और वो आइसोलेशन में चला गया। चाइना का रोल कम हो गया और अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता राइज हुआ, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई और वो मूव होने लगे वर्ल्ड ट्रेड वेस्टवार्ड के सेंटर पे। यूरोप वर्ल्ड ट्रेड के सेंटर में एमर्ज हुआ, वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर बन गया और ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।